इस वीडियो में कोई तड़क भड़क नहीं मिलेगी आपको, कोई इसमें ज्यादा शोषा नहीं मिलेगी, लेकिन ज्ञान भरपूर मिलेगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो ये जरूर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक्चुअल में 25 साल का 50 साल का इतिहास क्या रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके भारत में, हमारी रेपो रेट उसके बाद 6% जो है बढ़ा दी गई अगस्त 2000 में और 16% तक कर दी गई। ये सबसे हाईएस्ट पीक है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अभी हाल ही में आरबीआई ने रेट की समीक्षा करी थी, जो रेपो रेट है और जो इंटरेस्ट रेट है जो लोन्स पे एप्लीकेबल होते हैं उसकी समीक्षा करी। और इस बार जो रेट है वो बिल्कुल भी बदले नहीं गए। ये बड़ा ही विचित्र था, ये एक अनएक्सपेक्टेबल एक डिक्लेरेशन थी जो कि अभी आई है। इसके बहुत सारे रिजल्ट हैं, बहुत सारे कारण हैं कि किस वजह से आखिर आरबीआई ने रेट घटाना जो कि तय था, लेकिन इस बार रेट जस के तस बने रहे, घटे नहीं। जबकि मौद्रिक नीति की जो समीक्षा की गई थी उसमें ये पूरी तरीके से आश्वासित था कि इस साल यानी 2025 में 1.5% के करीब रेट नीचे आएंगे जो रेपो रेट है, और उससे लोगों को फायदा मिले। और इसी कड़ी के तहत जो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने थे वो 25 पैसे की इस बार बिल्कुल ये निश्चितता मानी जा रही थी कि 25 पैसे का रेट रेपो रेट जो है वो और कम होगा, सस्ता होगा, लेकिन नहीं हुआ। 2025 में 3 बार रेट कम हो चुके हैं। हालांकि 2024 में बिल्कुल कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ, 2023 में कोई रेट चेंज नहीं हुआ। उसके पे स्लाइड पे चलूंगा, अभी आपको पूरी उसकी समीक्षा हम लोग इस पे रिव्यू करेंगे कि कब कैसे रेट चेंज हुए हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और हर क्वार्टरली उसके बारे में अपडेट करता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस हैं या जो नई नीतियां क्वार्टरली यानी कि हर तिमाही में जो वो निर्धारित करते हैं उसके बारे में डिक्लेरेशन प्रोवाइड कराता है। इस साल 2025 में 3 बार रेट कम हुए हैं, 3 बार मौद्रिक समीक्षा हो चुकी है। चौथी समीक्षा जो हुई है वो अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, यानी अगस्त के महीने में ही हुई है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल वैसे ही बरकरार रखा गया है, जबकि 25 पैसे की कमी पूरी तरीके से निर्धारित थी। अब इसके कई कारण हैं, उस कारण पे हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं तो उसमें जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से ये तय था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे ही होंगे, लेकिन आरबीआई ने एन मौके पे अपना डिसीजन बदला और रेट को कम नहीं करते हुए सेम एज इट इज अगली तिमाही के लिए छोड़ दिया। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की जो दर है वो भी इसमें एक बहुत अहम रोल होती है। फ्यूचर एक्सपेक्ट, हमारा विदेशी व्यापार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको आज बताऊंगा कि एक्चुअल में 25 साल का 50 साल का इतिहास क्या रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके भारत में। और इस कंपैरिजन से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज होते हैं, नहीं बढ़ते या बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, आखिर उनका कारण एग्जैक्ट क्या था। तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट 50 सालों का, और उसके क्या कारण है और क्या मेन वजह रही वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगस्त के महीने में जब मौद्रिक नीति की समीक्षा होनी थी, जब मौद्रिक जो हमारा जो रिव्यू है, जो फिजल रिव्यू है, या फिर कह सकते हैं कि जो आरबीआई हर तिमाही में एक डिक्लेरेशन देता है, रिव्यू करता है, उसके बाद 25 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना तय था, क्योंकि उसे साल में 4 बार रिव्यू करने होते हैं और चारों में इस बार रेट कम करना तय था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो रेट कम नहीं हुए बल्कि बराबर वैसे ही रहे जैसे कि पिछली बार थे, यानी 5.5% की रेपो रेट को बरकरार रखा आरबीआई। इसका एक सबसे बड़ा कारण था हमारा विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार भी एक पॉइंट है। ये फॉरेन जो हमारा ट्रेड है ये एक छोटा सा पॉइंट है, इससे रिलेटेड बहुत लंबी चेन है। इसके बाद आता है हमारा फॉरेन डेफिसिट, हमारा जो रिजर्व है, जो कैश रिजर्व है, जो डॉलर रिजर्व है, हमारे सोने का भंडार, और हमारे जो जीडीपी है उस पे इम्पैक्ट, और इसके बाद मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। ऐसे तो और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये कुछ मेन कारण है जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो ये पूरा गणित है ये है क्या। इस वीडियो में कोई तड़क भड़क नहीं मिलेगी आपको, कोई इसमें ज्यादा शोषा नहीं मिलेगी, लेकिन ज्ञान भरपूर मिलेगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो ये जरूर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, आप ये जरूरी नहीं है कि आपने लोन लिया हो या नहीं लिया हो, जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो कि आपके देश से, आपके हित से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मैटर है, जो लोग लोन लेते हैं या जो लेना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड। आप सभी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो देश का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपकी आर्थिक वृद्धि से रिलेटेड है,
देश की प्रगति से रिलेटेड है और आने वाले फ्यूचर के खतरों और संभावनाओं से प्रेरित। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं करने के पीछे सबसे पहला कारण, जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो आसान शब्दों में आप समझ पाएंगे, वो है हमारी विदेश नीति के तहत आने वाले विदेशी व्यापार को। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं विदेशी व्यापार। अभी आपने सुना ही होगा कि अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगा दिया, 50% का टैरिफ, अभी और आगे बढ़ सकता है। और जो 75% व्यापार है भारत का, अब तो भारत ने शुरू कर दिया है रूस से, ईरान से और कई कंट्रीज से रुपए में व्यापार शुरू कर दिया है। इस पे भी मैं एक अलग से, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि इस बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं कि एक्चुअल में डॉलर में व्यापार करना और रुपए में व्यापार करना, ये भारत किस तरीके से करता है। देखिए, आज की डेट में भारत जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है वो सब डॉलर में भुगतान किया जाता है उसका। डॉलर यानी कि अमेरिकी करेंसी। अब वो अमेरिकी करेंसी के हिसाब से अगर आप देखें तो रुपए की कीमत जो है वो 83 रुपए थी शायद इस साल के स्टार्टिंग में, 84 रुपए के करीब। अब वो 87 रुपए पे आ गई, यानी कि हमारे उनके $1 के बदले हमें 87 रुपए के करीब हमें पे करने पड़ते हैं। अब इसका अंदाजा इससे बिल्कुल मत लगाइए कि उनकी इकोनॉमी यानी अमेरिका की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 87 गुना ज्यादा बड़ी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसके और भी कई फैक्टर्स होते हैं। देखिए, एक तो ये है कि डॉलर जो है वो सबसे ज्यादा विश्व में मान्य एक करेंसी है और हर कोई चाहता है कि डॉलर उसके पास रिजर्व रहे। तो अगर आप किसी भी देश से व्यापार करते हैं तो कहते हैं कि आप हमें पैसा डॉलर में दीजिए, क्योंकि उनका डॉलर का जो भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और जिसके पास जितने ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार उसका उतना ही अच्छा रेपो। रेपो मीन्स की व्यापार की जो उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाए हैं, जो हम पे जो थोपा गया है, इसके तहत यहाँ पे जो हमारे, अब इसमें क्या है कि सारी चीजें महंगी नहीं है। अगर भारत अमेरिका को निर्यात करता है, बहुत सारी चीजें जो हम लोग बाहर भेजते हैं अमेरिका में जो बिकती हैं हमारी, उसमें से ऑलमोस्ट 30% चीजें जो है उस पर लगेगा और बहुत सारा जो एक ऐसा वर्ग है निर्यात का, उस पे ये 50% टैरिफ नहीं है। यही भी इस पे अमेरिका की चालाकी है कि वो किस पे लगा रहा है और किस पे नहीं। इस पे भी धीरे धीरे रिव्यूज आते रहेंगे कि किस सामान पे उन्होंने टैरिफ लगाया, किस पे नहीं लगाया। अब इसका हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, सरल शब्दों में अगर समझें कि अमेरिका ने अगर हम पे टैरिफ लगाया है तो वहां पे जो हमारा सामान बिक रहा है वो महंगा होगा। महंगा होगा तो जाहिर सी बात है, महंगे सामान को कौन खरीदेगा? वो अपने ही सामान को खरीदेंगे। अब अगर वो अपने सामान को खरीदेंगे तो यहां से जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें बाहर भेज रहे हैं, वो सामान की डिमांड वहां पे कम हो जाएगी। यानी कि वो लोग कहेंगे कि इंडियन चीजें तो बहुत महंगी हैं, इसकी जगह हम अपने कोई दूसरी सस्ते विकल्पों पे जाएंगे, तो हमारा माल बाहर नहीं जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा कि हमारा जो माल पहले बाहर जाता था, जो गुड्स हमारी जो बाहर जाती थी वो नहीं जाएंगी और वो इंडिया में ही रहेंगी। इससे क्या होगा कि वो सामान बिक नहीं रहा, तो बेरोजगारी पे भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ऐसा नहीं है। और ट्रेड इंपैक्ट करेगा। ट्रेड इंपैक्ट करता है तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि अगर हमारा व्यापार अमेरिका से कम हो रहा है तो इसका फर्क तो पड़ेगा। इतना नहीं, लेकिन 1-2% के करीब तो रहने की उम्मीद है जीडीपी पे। अब ये ठीक है, ये सारी चीजें नॉर्मल है, हर ट्रेड में होता है, हर कंट्री के साथ ऐसा ऊपर नीचे ट्रेड चलता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहां इंपैक्ट आ रहा है? देखिए, जब हमारा व्यापार अमेरिका से कम होगा, यानी कि हम सामान उनको कम बेचेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो जीडीपी है उसकी रफ्तार पे थोड़ा सा एक डेंट आएगा, एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आएगा। हालांकि अभी 6.5% की जो दर है वो 6% या 5.75 के करीब रहेगी, लेकिन कम जरूर होगी अगर ये लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि हमारा सामान बाहर जो है वो नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो बहुत महंगा जा रहा है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं और आप लोकल रिटेल मार्केट में यानी अपने मोहल्ले में तो जो सामान बेचते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा खासा सामान आप किसी मॉल में भी बेचते हैं। अब मॉल वाले मालिक ने कहा कि भाई, अगर तुम्हें तुम्हारा सामान बेचना है तो मैं इस सामान को महंगे पे ही बेचूंगा, यानी कि तुम्हारी जो चीज तुम लोकल मार्केट में 50 रुपए की बेचते हो वो यहाँ पे 80 रुपए में बिकेगी वहां के हिसाब से भी। तो लोग 80 रुपए वाली चीज नहीं खरीदेंगे, आपको भी पता है। लोग कहेंगे जो 50-55 रुपए में मिल रही है हम वही खरीदेंगे। तो ये एक सीधा सीधा गणित है इस टैरिफ का। अब इससे हमारी जीडीपी यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा, तो डेफिनेटली जीडीपी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उस पर फर्क पड़ेगा ही। अगर इसका एक इलाज ये भी है कि अगर भारत जो व्यापार अमेरिका से करता है उसको शिफ्ट कर दे किसी और कंट्रीज में, जो कि बहुत पॉसिबल है, हो भी जाए। अब इससे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जब जीडीपी कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि जब जीडीपी कम होगी तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई मतलब कैसे बढ़ेगी? इस पे भी एक बहुत बड़ा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी अगर मैं इस पे जीडीपी और महंगाई को रिलेट करने पे समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो शुरू से लेकर एंड तक बताने की कोशिश करता हूँ। बीच में से कुछ मोटे मोटे अंश नहीं बताऊंगा, तब ना आप ना इधर के रहेंगे ना समझदारी उधर की आ पाएगी। तो बेटर ये है कि मैं
इस विषय को यहीं पे विराम देते हुए आगे बढ़ता हूं कि मुद्रास्फीति और जीडीपी में क्या रिलेशन है, इसको हम यहीं पे रोकते हैं। लेकिन सीधा सीधा ये है कि अगर जीडीपी कम होती है तो आपकी इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ती है। पहले इन्फ्लेशन बढ़ती है, फिर इसका भी एक साइकिल है, फिर उसके बाद मंदी आती है, डिफ्लेशन भी आती है। तो ये एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक सर्कल है जो जब शुरू हो जाता है तो उसका फिर बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। लेकिन वो इतना नहीं है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक अकेला ये ट्रेड फैक्टर नहीं होता। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर मैं पिछले 50 सालों का डाटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, देखिए ये एक मैंने फिगर्स बनाई हैं, ये डाटा हमने कुछ इकट्ठा करा है। देखिए जो अगस्त 2025 में 5.5 की हमारी रेपो रेट थी वो अनचेंज है। इससे पहले 50 पैसे कम हुई थी जून में, फिर अप्रैल में 25 पैसे और फरवरी में 25 पैसे। 2024 में 2 बार मुद्रा जो ये बैंक का रेपो रेट रिव्यू हुई, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। 2023 में 3 बार रिव्यू हुआ जिसमें से 25 पैसे बढ़ाए गए, यानी कि महंगा किया गया, और 2 बार जो है उसको सेम रहने दिया गया। अब दिसंबर 2022 की अगर हम तुलना करें तो 2022 में देखिए कितनी बार हुई, 1 2 3 4 5 6 7 बार रिव्यू किया गया आरबीआई द्वारा, और इसमें अधिकतर में रेट बढ़ाए गए, यानी कि 6.25% तक, यानी कि 4% से लेकर के और जो रेपो रेट है उससे 6.25% तक पहुंचाया गया, यानी कि रेट महंगे हुए, लोन महंगे हुए 2022 में। इसका एक इम्पैक्ट कोविड का भी था। 2021 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया कोविड की वजह से। 2020 में मार्च से लेके मई तक रेट कम किए गए, ये इम्पैक्ट अलग है। इसको ये जो आप देख रहे हैं ये इम्पैक्ट मत गिनिएगा, रीजन बीइंग कि ये हमारे कोविड की वजह से था, और इसके बाद कोई भी चेंजेस लंबे समय तक नहीं किए गए थे। उससे पहले अक्टूबर 2019 तक आप देखेंगे कि रेपो रेट कम हो रही थी, यानी कि 6.25 थी, फिर 6, फिर 6, 5.75, यानी कि 5.15 तक आ गई थी जो हमारी रेपो रेट थी। इसी के साथ 2017 में अगर आप देखेंगे तो भी कम पूरा ट्रेंड था, 2015 में भी कम होती गई बहुत बार, और लेकिन 2014 से पहले, अब इसको किसी चीज में पॉलिटिकली मत लीजिएगा, लेकिन 2014 से पहले रेपो रेट बढ़ रही थी, यानी कि 8% पे थी, जो अभी 5.5% पे रेपो रेट है वो उस समय 8% पे थी। लोन कितना महंगा था उस समय। और अगर आप ये देखें 2000, ये जुलाई 2000 में 10% तक थी हमारी रेपो रेट, उसके बाद 6% जो है बढ़ा दी गई अगस्त 2000 में, और 16% तक कर दी गई। ये सबसे हाईएस्ट पीक है पिछले 25 सालों में, यानी 16% की रेपो रेट, आप समझ रहे हैं कितनी बढ़ गई थी। फिर उसके बाद 1% तुरंत घटाई भी गई, 15% पे लेके आए गए। फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग का रेशो रहा सन 2000 में 10% तक लेके आया गया दोबारा से इसे नवंबर तक, और फिर 2008 में ये 9%, और फिर उसके बाद सीधी 3% की गिरावट। तो मतलब ये तो बीच के साल मैंने नहीं देखे, वरना डाटा बहुत लंबा था। ये 2008 से 2010 के बीच में जो 9% से 5.75 पे आई। अब इसको हम एक चार्ट की तरफ से समझते हैं कि ये जो एक है ये यानी कि 2025 है, या ये करंट का साल है इस समय, और ये पीछे जाते जाएंगे आप तो 2024, 2023, फिर उसके बाद 22, फिर 21, फिर 20, इस तरीके से। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो जंप आया है, अगर हम लास्ट के 10 साल का देखें तो 10 साल में जो थी वो 6.25 थी, जो कि अब घट के 5.50 पे आ गई, यानी 75 पैसे की कमी है इसमें। और जो सबसे कम थी यहाँ पे जो एक ट्रेंड था वो 4% का था, जो कि लगभग 11 साल का जो ये पीरियड है इसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब ये आगे अगर पीछे और जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये रेपो रेट कितना ऊपर था, और ये जो 2000 की मैं बात कर रहा हूं सन, ये देख रहे हैं अब ये 16% थी, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कम की गई। अब यहाँ पे जो ये इस समय जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है हर इकोनॉमी के लिए, जब रेपो रेट आपकी 10% से ऊपर होती है, इन्फ्लेशन भी इस समय बहुत हाई होगी, वो डाटा भी मेरे पास है, उसकी भी मैं कंपैरिजन करूंगा। अब एक बार जरा इन्फ्लेशन पे नजर डाल लेते हैं। ये है हमारी इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई की जो दर है। तो यहाँ पे ये डाटा आप देखिए, यहाँ पे 2024 में माइनस में है, हमारी जो इन्फ्लेशन की जो दर है वो माइनस में है, यानी कि अगर माइनस में जा रही है, कम हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं इसको रेड में अंकित करूंगा। एक्चुअल में अगर मुद्रास्फीति की अगर दर देखी जाए तो जो बेटर होती है वो लेस देन 5% से लेकर के और 3% के बीच में रहनी चाहिए। 3% से 6% के बीच में रहेगी तो वो एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है, एक अच्छी हेल्दी इकोनॉमी मानी जाती है। 6% से लेकर के अगर 8-9% पे हो रही है, अगर आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो वो अलार्मिंग है। और 10% के बाद तो फिर आप भूल जाइए, आपकी इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक आपके हाथ में नहीं आने वाली। इस आउट ऑफ कंट्रोल इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है।
हाँ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेजी से एक ट्रेंड बना हुआ है, मुद्रास्फीति जो है जो माइनस में जा रही है, और इस बहुत तेजी से रेट धीरे धीरे, या पूरा ट्रेंड बना हुआ है कि जो नीचे डिक्लाइनिंग का है, कि माइनस में ही आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, काफी टाइम से कम होती जा रही है इन्फ्लेशन रेट, वो भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। रीजन भी कि उससे मंदी का एक दौर शुरू हो जाता है, यानी कि डिफ्लेशन शुरू हो जाती है। एक लेवल तक हर चीज अच्छी लगती है, महंगाई भी और मंदी भी। अब इनमें से अगर मंदी आप शुरू सोचें कि मंदी बहुत अच्छी चीज है, तो वो बहुत ज्यादा खराब है। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर वाली सिचुएशन, तो दोनों ही खराब है और अति किसी की भी ठीक नहीं है। अब हम यहाँ पे जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है वो 1960 से है। 1960 में जो चेंजेस है, मैं वो चेंजेस बता रहा हूं। वो 1961 में जो है कम हुआ इन्फ्लेशन, फिर 1.9% बढ़ी, फिर 0.7% जो है कम हुई, 10% देखिए 1964 में जो है महंगाई बढ़ी, 10% बढ़ी। क्या रहा इसका रीजन? जाहिर सी बात है, पाक चीन के साथ युद्ध भी हुआ और बहुत सारे और भी फैक्टर थे, लेकिन उसके बाद फिर 1965 में कम रही। यहाँ पे ये आइडियल सिचुएशन है 1.3, 2.3, और उसके बाद देखिए 68 में फिर से जो है इतनी ज्यादा मंदी का एक दौर आया कि वो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम होने लगी। यहाँ पे 5.7% के हिसाब से महंगाई बढ़ी, और ये देखिए 10%, 11%, इतनी महंगाई बढ़ना, ये शायद हो सकता है कि 70-72 ये जो युद्ध हुए थे उसके कारण यहाँ पे महंगाई बढ़ी हो। लेकिन यहाँ पे 1975 में तुरंत मंदी का एक दौर आया और ये बहुत गहरा गोता लगाया गया। अब 75 में बहुत कुछ हुआ था, उस बारे में मैं पॉलिटिकली कुछ बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मंदी का दौर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मंदी का दौर है, और इसके बाद 15% पे फिर से, तो यहाँ पे जो है ना फ्लक्चुएशन चलती रही, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रफ्तार से बढ़ी, फिर एकदम 5% कम हो गई, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये 2000 से अगर मैं तुलना करूं तो यहाँ पे महंगाई कम हुई, यहाँ पे मंदी बढ़ रही है, एक तरीके से मंदी की तरफ देश जाता है अगर कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिक्लाइनिंग का रेशियो है। देखिए 2-3 बार बढ़ी, फिर उसके बाद घटी, समझ में आता है, लेकिन अगर एक ट्रेंड पे अगर कोई इकोनॉमी है तो वो अच्छा साइन नहीं माना जाता। अभी फिलहाल देखेंगे आप, ये अगर आप 2014 से, आप इसको पॉलिटिकली मत लीजिएगा, 2014 से लेकर के आप देखेंगे कि इसमें बहुत नॉमिनल सी बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे आप इस साल देखिए 70 पैसे की कमी, उससे पहले भी कमी, फिर बढ़ोतरी हुई थी 1.6% की 3 साल पहले, यानी कि यहां से आप, ये प्रेजेंट ईयर है और यहां से आप पीछे जाएंगे तो ये लास्ट 25 सालों का लेखा जोखा यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें से बहुत सारी फिगर्स जो हैं वो मैंने पूरी सम्मिलित नहीं करी है, सिर्फ बड़े कुछ मेन ईयर्स मैंने रखे हैं, लेकिन एक ट्रेंड समझ में आता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ी, फिर ये देखिए कितना गहरा गोता लगाया गया, फिर ये बढ़ी, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंपैक्ट करती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो एक ट्रेंड है, जो महंगाई का जो एक दौर है, वो सीमित दौर पे, अगर आप इन सबको देखेंगे तो इस समय महंगाई की जो दर है, तो अभी का जो इन्फ्लेशन का रेट है इंडिया में एज पर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 2-2.5% के बीच में चल रहा है, जो कि थोड़ा सा मंदी की तरफ ले जा सकता है इंडिया को। तो महंगाई बढ़नी जरूरी है। महंगाई कैसे बढ़ेगी? जब मार्केट में पैसा आएगा, आपके पास पैसे होंगे तो आप खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा घूमेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बड़ा क्लियर रूल है कि अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे 3% से नीचे या 4% से नीचे है तो मार्केट में पैसा अगर आएगा नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे? अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो आज आप उसी हिसाब से खरीदारी करेंगे। आपकी जेब में अगर लोन के पैसे आ जाए, जो कि रेट जाहिर सी बात है लोन के कम हुए हैं, तो आप 100 रुपए की जगह अगर आपके पास 1000 रुपए हो, भले ही वो लोन के पैसे हो, तो आप उसके बाद 300 रुपए खर्च करेंगे। तो क्या होगा कि सामान की तो खरीदारी हो रही है, आपके पास जो पैसा आया वो इकोनॉमी में ही तो घूम रहा है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 2%, 2.5% से बढ़कर 4%, 5% की तरफ जाएगी। तो ये सरकार की नीति होती है कि कब आप इकोनॉमी को मेंटेन रखना है 4 से 5% की महंगाई के दौर में। अगर ये 2% से और नीचे गई तो फिर रेट और ज्यादा सस्ते करने पड़ेंगे, तेजी से करने पड़ेंगे, लोगों को और ज्यादा चीजों में खर्च करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा सरकार को, ताकि लोग खरीदारी करें। तो खैर भारत का बाजार बहुत बड़ा है, 145 करोड़ हम हैं, तो जाहिर सी बात है मंदी का दौर तो इंडिया में नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन यह है कि कंट्रोल करना है। अब वापस आते हैं उसी पॉइंट पे कि जब मुद्रास्फीति की दर जो है 2-2.5% के बीच में मेंटेन हो रही है, तो और सरकार चाहती है कि ये 4 से 5% के बीच में रहे, तो आरबीआई रेट कम करेगा। रेट कम करेगा तो जाहिर सी बात है आप लोन लेने के लिए प्रेरित होंगे, आपके पास पैसा आएगा, खरीदारी बढ़ेगी। एक्चुअल में लोन क्या है? खरीदारी के लिए तो है। चाहे आप बिजनेस लोन ले लें तो आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे, उससे और ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे,
और लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। घर खरीदेंगे तो आपका रियल एस्टेट में पैसा घूम रहा है, पर्सनल लोन लेंगे तो और XYZ जो आपके पर्सनल काम है उसके लिए आपके पास पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है उसको मेंटेन करना है। अगर आपकी इन्फ्लेशन जो इंडिया में इस समय 2.15 के आसपास चल रही है, अगर उसको 3% 4% पे लेके आना है तो आपको मार्केट में पैसा घुमाना तेजी से पड़ेगा। और वो कैसे होगा? लोन सस्ते होंगे। तो अब आप समझे कि क्या एक गणित है इस सब के पीछे, कि अगर आपको मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की जो रेट है, अगर ये इन्फ्लेशन की रेट कम हो रही है 3% 4% से कम है, तो आप मंदी के दौर में कभी भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेट सस्ते करने पड़ेंगे। हाँ, अगर ये इन्फ्लेशन 8% के आसपास होती है, 6% जैसा पहले भी कभी रही है, तो फिर क्या होता है कि रेट महंगे करने पड़ते हैं। रेट कब महंगे करने पड़ते हैं? जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब मुद्रास्फीति आपकी जो है वो बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट कहती है भाई रोको, पैसा इतना सर्कुलेट नहीं करना, लोन से लोग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो लोन महंगे हो जाते हैं। तो आप क्या है, आपको हतोत्साहित किया जाता है कि आप लोन ना ले, महंगा रेट है। जरूरत के हिसाब से जो लोग बहुत ही ज्यादा अति जरूरत है वही ले पाएगा महंगा रेट। आपको अभी रेट मिल रहा है 7.5% पे होम लोन, अगर यही होम लोन आपको 14% में मिलेगा, आप नहीं लेंगे? भाई रुक जाओ, अभी ये एक गणित है। अगर पर्सनल लोन आपको आसानी से मिल रहा है 5.5% पे, 7% पे, 8% पे, तो आप फटाक से ले लेंगे, सस्ता रेट है, ब्याज सस्ता है, कम है। यही अगर आपको 18% पे मिल रहा होगा, भाई रुक जाओ, अभी बड़े सोच समझ के, अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो ही लेंगे। ये एक साइकोलॉजी है। तो जितना ज्यादा मार्केट में पैसा घूमेगा उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उतना ही आपकी जीडीपी भी बढ़ती है। हम क्यों आज तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कब मार्केट में 145 करोड़ लोगों को खर्च करवाना है और कब उनसे खर्च कम करवाना है या बढ़ाना है। ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता है और बहुत अच्छी तरीके से हम इस समय चल भी रहे हैं। तो ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट का छोटा सा एक पहलू, एक ज्ञान। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। हमारी टीम की थोड़ी बहुत मेहनत को अगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करे बगैर आप मत जाइए। आप हमें बताइए कि आपको अगला विषय किस कंटेंट पे आप देखना चाहते हैं और ये विषय आपको कैसा लगा। हमारी टीम का एक पूरा मकसद यही रहता है कि आपको जो है ये पूरी डीप नॉलेज दी जाए, आपको पूरा ज्ञान दिया जाए और आप इस जानकारी के बल पे कहीं पर भी किसी क्षेत्र में छूटे ना रहे। देखिए, जरूरी नहीं कि लोन ले रहे हैं तभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र में रेट, मुद्रास्फीति, मंदी, ये सब आपस में कोरिलेटेड है। व्यापार और इन सब का एक पूरा सर्कल चल रहा है और हर एक फैक्टर को देख के भली भांति उसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। आज की डेट में विकास अगर करना है तो हर सरकार को ये सोचना पड़ता है। तो इसी तरीके के ज्ञानवर्धक टॉपिक पे अगली बार फिर मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।